हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आज की आवाज़ में आपके साथ। तो आपके साथ आज हम 2024 का सेट नंबर 4 और मॉडल है डीके इंटरमीडिएट कक्षा 12 के लिए जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध साबित होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ जाइए और सभी को जोड़ने का प्रयास करिए। देर न करते हुए आपको हम सॉल्व करवाते हैं खंड का 2024 सामान्य हिंदी केवल प्रश्न पत्र सेट नंबर 4 मॉडल है आपका डीके। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आचरण की सभ्यता के लेखक हैं। तो रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, संपूर्णानंद, अध्यापक पूर्ण सिंह। तो राइट आपका हो जाएगा अध्यापक पूर्ण सिंह अर्थात सरदार पूर्ण सिंह। अब क्वेश्चन आएगा कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। तो सरदार पूर्ण सिंह आपके द्विवेदी युग के लेखक हैं। नेक्स्ट, चिंतामणि मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध संग्रह के लेखक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ऐसे आप याद रखिएगा कि तुलसीदास को रामचंद्र की चिंता रहती थी, याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही मज़ेदार और फनी ट्रिक से हम बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करते रहेंगे और आपको याद भी करवाते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उसने कहा था ये कहानी किसकी है। जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। वीडियो आप छोड़ करके जाएंगे तो आपका नुकसान होगा। आप चाहें तो स्पीड बढ़ा करके आप वीडियो देख सकते हैं, परंतु देख करके ही जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत की एकता। साहित्य आलोचना पूछे तो पृथ्वीपुत्र हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर निबंध संग्रह पूछ रहा है तो भारत की एकता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर कहानी के लेखक हैं। तो बहादुर कहानी के लेखक हैं अमरकांत। आपको याद होगा इस कहानी में एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम, नेपाली लड़का था 13 से 14 वर्ष का, जिसका नाम दिल बहादुर होता है। खैर आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फिर उसके पहले देख लीजिए फरीश्वरनाथ रेणु, इनकी कहानी का नाम है पंचलाइट। और जैनेन्द्र कुमार, इनकी कहानी का नाम है ध्रुव यात्रा। नेक्स्ट देखिए उर्मिला का क्वेश्चन नंबर 2 विरह वर्णन, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। उर्मिला का विरह वर्णन साकेत महाकाव्य के किस सर्ग में है। तो राइट आंसर हो जाएगा 9वें सर्ग में है, क्योंकि आपको याद होगा जो कैकेयी का अनुताप था वो साकेत महाकाव्य के 8वें सर्ग से था, और कैकेयी के अनुताप के बाद ही ये गीत था। निरखी सखी ये खंजन आए, फेर उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, निरखी सखी ये खंजन आए, जिसमें ये था, मैं अक्सर क्लास में पढ़ाया करता हूँ, मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, मुझे फूल मत मारो, होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल नगारो, मुझे फूल मत मारो। बहुत अच्छा चैप्टर है। तो ये गीत से है और साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग से है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि साकेत महाकाव्य किसका है। आपको मैं एक हिंट दे रहा हूँ, गुप्त है। चलिए मैं बता ही देता हूँ, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं 2 का जो है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड देखिए खा नंबर। कुकुरमुत्ता के रचयिता हैं महादेवी वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये निराला जी। निराला का है कुकुरमुत्ता। पलाश वन काव्य संकलन के प्रणेता हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है। तो त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, महादेवी वर्मा। तो आपको हम बता दें कि पूछ रहा है छायावाद का नहीं है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहा जाता है कि छायावाद के 4 स्तंभ हैं, प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। तो देखिए निराला हो गया तो ये भी हैं, प्रसाद भी हैं, वर्मा भी हैं, महादेव वर्मा भी हैं। अज्ञेय नहीं है, अज्ञेय प्रयोगवाद के कवि हैं। क्वेश्चन पूछ रहा था कि छायावाद के कौन से कवि नहीं हैं, तो नहीं वाले प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं
तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और 5 प्रश्न होंगे। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। तो आप ये जो देख रहे हैं ये है आपका भाषा और आधुनिकता से। किससे? भाषा और आधुनिकता से। देखो बार बार भाषा शब्द आ रहा है बीच में, ये देखिए भाषा और आधुनिकता। क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। नेक्स्ट देखिए अथवा 10 अंक का है, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सबके प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती हैं तब तक हम सोए हुए के समान हैं। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे, अर्थात अछूता न रहे। तो ये आपका है वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप। और देखिए राष्ट्र का स्वरूप जब आप पढ़ें तो उसमें राष्ट्र का नाम आएगा, जन का नाम आएगा, पृथ्वी का नाम आएगा और राष्ट्रीय का नाम आएगा। तो आप ये जानिएगा कि राष्ट्र का स्वरूप। और देखिए क्वेश्चन में भी पूछ रहा है, ये देखिए राष्ट्र की सुप्तावस्था कब तक स्वीकार की है और राष्ट्रीय चेतना में भौतिक ज्ञान विज्ञान का महत्व लिखिए। तो ये आप जान गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संदर्भ लिखेंगे, फिर आप जो है जो क्वेश्चन पूछेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या पूछेगा तो रेखांकित अंश की आप व्याख्या करेंगे। आप मैं पढ़ रहा हूँ, आप बताइएगा कहाँ से आया हुआ है। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यों देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लान हो कमल पग को चूमना चाहती है। किससे है? तो ये पवन दूतिका से है। किससे है? देखिए पाठ का नाम भी बीच में दे दिया पवन, तो पवन दूतिका से है। किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। और ये जो हरिऔध जी हैं ये किस युग के रचनाकार हैं, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। तो ये द्विवेदी युग के हैं। किस युग के हैं? द्विवेदी युग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इसमें पूरा का पूरा पाठ का नाम भी आ गया है। अगर आपको हेल्पफुल वीडियो लगता हो तो प्लीज़ कृपया आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिए। श्री कृष्ण का नाम भी आया है, पवन दूतिका का पूरा नाम आ गया है। अब इससे ज़्यादा आपको हम क्या प्रमाण दे सकते हैं? देखिए अथवा सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तज कर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी नादान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये अभिनव मनुष्य से लिया गया है। किससे? अभिनव मनुष्य से। किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। दिनकर जी, आपको याद होगा दिनकर जी ने उर्वशी लिखी, जिसमें पुरुरवा कहते हैं कि मैं गंधमादन देश का राजा हूँ, और उर्वशी से प्रण निवेदन करते हुए कहते हैं कि सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, वो इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है। सत्य के रहते हुए निरुपाय हो जाता, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से। जीत लेती रूप से नारी उसे मुस्कान से। आपको याद होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। और जैसा कि हम आपको बताते थे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवियों लेखकों में साहित्यिक परिचय, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, हरिशंकर परसाई हो गए और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हो गए। हरिशंकर परसाई और हजारी प्रसाद द्विवेदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कवियों में देख लीजिए
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैथिली शरण गुप्त आने ही आने हैं। कहानी आप देख लीजिए, कहानी में लाटी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अगर उद्देश्य आपको लिखना है और आपने हेडिंग्स नहीं लिखी हैं तो आपको 5 अंक की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। पंचलाइट कहानी का सारांश अथवा में है, अपने शब्दों में लिखना है। सारांश में आप हेडिंग लिखें या ना लिखें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उद्देश्य में आप हेडिंग जरूर लिखेंगे। अब जैसे लाठी कहानी का उद्देश्य क्या है, तो लाठी कहानी का उद्देश्य है कि महिला, शिवानी कहती हैं कि महिला ही महिला के शोषण का कारण बनती हैं। दूसरा उद्देश्य क्या है कि क्षय रोग कोई असाध्य रोग नहीं होता। समय रहते अगर रोग के विषय में जान जाए, अपनों का साथ हो, समाज की सहानुभूति हो तो कोई भी रोग असाध्य रोग नहीं होता। और तीसरा उद्देश्य क्या है, तीसरा उद्देश्य है बिना पति के नारी का जीवन शून्य हो जाता है। खैर, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जो आपके यहाँ चलता हो, जैसे सीतापुर में आलोक व्रत चलता है, मैनपुरी में भी आलोक व्रत चलता है, तो आलोक व्रत का एक क्वेश्चन आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। आलोक व्रत खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण पूछे, चरित्रांकन पूछे, चारित्रिक विशेषताएं पूछे, वही चीज होती है, सब एक ही होता है। फिर अथवा में पूछ रहा है आलोक व्रत खंड कथानक का पर प्रकाश डालिए, अर्थात 8 सर्ग के आपकी कथा वस्तु आपको लिखना है। और परीक्षा की दृष्टि से 6ठम सर्ग और 7म सर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। 7म सर्ग में क्या है, 7म सर्ग में है 1942 की जनक्रांति, और 6ठम सर्ग में क्या है, 6ठम सर्ग में है नमक सत्याग्रह। 24 दिनों में गांधी जी ने दांडी नामक स्थान पर पैदल यात्रा की थी, आपको याद होगा। और आलोक व्रत में अगर आपने हेडिंग नहीं, कोटेशन अगर आपने नहीं यूज की है तो फिर गलत माना जाएगा। और अगर आपको आलोक व्रत खंड काव्य के कोटेशंस नहीं मिल रही हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल की लिंक डाल दी है, और आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको आलोक व्रत मिल जाएगा। खंड खा 14 अंकों का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो लिखा है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत में आपने अगर संदर्भ लिखने के बाद हिंदी अनुवाद नहीं लिखा, अर्थात जो हेडिंग बनेगी वो हिंदी अनुवाद की बनेगी, आपने भावार्थ लिख दिया, व्याख्या लिख दिया तो गलत माना जाएगा। आइए पढ़ करके देखते हैं, उसके बाद हम आपको संदर्भ भी बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा। मयूरः अद्यापि तावन्मे बलं न पश्यसि इति अतिगर्वेण लज्जाञ्च त्यक्त्वा तावन्महता शकुनिसंघस्य मध्ये पच्छो प्रसार्य नर्तितुम् आरब्धवान् च प्रतिच्छन्नो अभूत्। तो देखिए हम आपको अर्थ भी बता दें, तो ये आपका जातक कथा से है। किससे है? जातक कथा से है। मयूरः अद्यापि, मोर ने कहा आज भी, तावन में तुम, बलम न पश्यस, मेरे बल को नहीं देखती हो, इति ऐसा, इति मतलब ऐसा, अति गर्वेण अत्यंत गर्व से, लज्जांच त्यक्त्वा लज्जा का त्याग करके, तावन महता शकुनि संघस्य, उसी स्थान पर पक्षियों के बीच में, मध्य बीच में, पक्षों प्रसारी पंखों को फैला करके, नर्तितुम आरब्धवान, नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। प्रतिछन्नो अभूत, देखते ही देखते वह वस्त्र विहीन हो गया, जिसको आप कह सकते हैं कि वह नंगा हो गया। सुवर्ण राज हंसा लज्जिता, सुवर्ण राज हंस लज्जित हो गए। अस्य नैव ह्रीः अस्ति, अर्थात इसको मैं अपनी कन्या नहीं दूंगा। बरहाणाम समुत्थाने लज्जा, इसको तो लोक लाज की कोई लज्जा ही नहीं है। ना अस्य गतत्व प्राय, इस शर्महीन को स्वाद्विहितरम, अपनी पुत्री को स्वदास्यामि नहीं दूंगा। इत्य कथयत, ऐसा कहा। अथवा में देखिए, हाँ आप संदर्भ कैसे लिखेंगे? संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड दिग्दर्शिका, पहले अलग पुस्तक आती थी, अब दिग्दर्शिका नहीं लिखेंगे आप लिखेंगे संस्कृत खंड के जातक कथा नामक शीर्षक से अवतरित है। और ना तो इसमें कवि होते हैं ना तो इसमें लेखक होते हैं। तो 2 नंबर आपको संदर्भ के मिलेंगे और 5 नंबर आपको अनुवाद के मिलेंगे। इसीलिए भूल से भी हेडिंग आप भावार्थ व्याख्या संस्कृत में नहीं डाल सकते हैं। अथवा दूसरा देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटुः पत्रकारश्चासीत्,
आइए इसका अर्थ भी आपको हम बताते हुए चले। महामना अर्थात लोगों के मनों में निवास करने वाले विद्वान वक्ता। मालवीय जी विद्वान वक्ता थे, धार्मिको नेता धार्मिक नेता थे। पटुः पटुः का अर्थ होता है चतुर। पत्रकारश्चासीत और पत्रकार आसीत मतलब थे। परम अस्य सर्वोच्च गुणः इनका सर्वोच्च गुण जन सेवैव अर्थात जन सेवा एव। जन मतलब लोग, लोगों की सेवा करना ही आसीत था अर्थात लोगों की सेवा करना ही इनका सर्वोच्च गुण था। यत्र जहाँ, कुत्र कहीं, अपि भी जहाँ कहीं भी, अयम जनान ये लोगों को, दुखितान दुखी, पीड्यमांस और पीड़ित देखते थे, तत्रैव वहीं, सह वह, शीघ्रम एव उपस्थिता बहुत जल्दी उपस्थित हो जाते थे। सर्वविधम सहायांच अकरोत सभी प्रकार से सहायता करते थे। प्राण सेवा अस्य स्वभाव एवासीत अर्थात प्राणियों की सेवा इनके स्वभाव में ही था। अद्य अस्माकं मध्य अनुपस्थितो अपि आज हमारे, अद्य मतलब आज, अस्माकं मतलब हमारे, मध्य मतलब बीच में, अनुपस्थितो अपि अनुपस्थित होने के बाद भी, महामना मालवीय स्व यशसो अमूर्त रूपेण, स्व मतलब अपने, यश मतलब कीर्ति, अमूर्त रूप से प्रकाशम वितरण प्रकाश का वितरण कर रहे हैं। अंधे तमस निमग्नान जनान अंधकार में जा रहे लोगों को सन्मार्गम दर्शयन सत्य के मार्ग का दर्शन करा रहे हैं। स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एवं अर्थात जगह जगह पर और लोगों के बीच में उपस्थित होकर के ऐसा काम कर रहे हैं। और ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है महामना मालवीय से। किससे? महामना मालवीय से। देखो पाठ का नाम भी दे दिया है। और आप वैसे ही संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के महामना मालवीय शीर्षक से अवतरित है। और अर्थ मैंने आपको बता दिया, तब जाकर के आपको 7 अंक मिलेंगे। फिर देखते हैं खा। दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। सॉरी, वो पद्यांश नहीं था, वो गद्यांश था। पद्यांश ये है, तो जहाँ पर पद्यांश मैंने बोला है वहाँ आप गद्यांश कर लीजिएगा। तो देखिए लिखा है, जयंति ते महाभागा जन सेवा परायणः जरा मृत्यु अभयम न अस्ति ये शांत कीर्तनोः क्वचित्। अर्थात जो महाभाग होते हैं, अर्थात जो महापुरुष होते हैं, उनकी जयकार होती है। जन सेवा परायणा क्योंकि ऐसे लोग लोगों की सेवा करने वाले होते हैं। जरा मृत्यु भयम, जरा मतलब वृद्धावस्था बुढ़ापा और मृत्यु की इनको भय न अस्ति नहीं रहता है। ये शाम कीर्तितनोः क्वचित् ऐसे लोग, कीर्ति का अर्थ होता है यश, तन का मतलब होता है शरीर, अर्थात यश रूपी शरीर को लेकर हमारे बीच में एक याद के रूप में विद्यमान रहते हैं। समझ में आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। अथवा में देखिए, न मे रोचते भद्रम उलोकस्य अभिषेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। अच्छा, ये जयंति ते महाभागा ये कहाँ से लिया गया था? ये भी महामना मालवीय से लिया गया था। आखिरी वाला श्लोक है, न मे रोचते भद्रम वह उलोकस्य अभिषेचनम आक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। ये जातक कथा के उलूक जातम से लिया गया है। तो आइए अर्थ जाने। अर्थ उल्टा समझिए तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो लिखा है उलूकस्य, भैया जहाँ अस्य जुड़ जाते हैं वहाँ काकी के पढ़ते हैं। तो उल्लू का अभिषेक करना, कौवा कहता है उल्लू का राज्याभिषेक करना भद्रम, भद्र मतलब कल्याणकारी। न मे रोचते मुझे कोई कल्याणकारी कार्य नहीं लगता है, इसीलिए यह मुझे पसंद नहीं है। आक्रुद्धस्य बिना क्रोध के, मुखम इसका मुख, पश्य देखो, कथम कैसा, क्रुद्धो जब ये क्रोधित हो जाएगा, भविष्यति तब इसका मुख कैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, लोकोक्तियों और मुहावरों में से किसी एक का एक का अर्थ लिखिए। तो ईंट से ईंट बजाना अर्थात परास्त कर देना, हरा देना। आंखें चार होना अर्थात मिलना। अंग अंग ढीला होना अर्थात शिथिल हो जाना। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, ये तुलसीदास जी ने लिखा, अर्थात सामर्थ्यवान व्यक्ति को कोई दोष नहीं होता। आप पठित आप स्वयं करेंगे क्योंकि ये स्वयं के विवेक से किया जाता है। संधियां हटा दी गई हैं, इसलिए आप पठित गद्यांश रखा गया है। शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए 2 अंकों में, अर्थात सूक्ष्म अंतर आपको बताना है। मनोज और मनोज्ञ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कामदेव और सुंदर। शूर और सुर,
तो सूर का अर्थ होता है वीर और सुर का अर्थ होता है देवता, ये वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। तो नाक अर्थात अनेकार्थी आपको शब्द लिखना है। नाक, तो नाक को नासिका भी कहते हैं, अर्थात शरीर का एक अंग। और दूसरे नाक का अर्थ होता है स्वर्ग। जब आप कक्षा 11 में पढ़े थे, नाक बास बे शरीर रहो बस मुकुतन के संग, तो स्वर्ग होता है। वारिद, वारिद होता है बादल का और जल का भी होता है। अर्क, अर्क का अर्थ होता है सूर्य और अर्क का अर्थ होता है मदार। किसी एक का करना था, हमने आपको 3 बता दिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, किए हुए उपकार को मानने वाला तो इसको कहेंगे कृतज्ञ, और जो किए गए उपकार को न मानता हो तो उसे कहेंगे कृतघ्न। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। उसके उपरांत क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो आपको शुद्ध करके लिखना है, अशुद्ध लिखे हुए हैं। तो पहला देखिए लिखा है मोहन ने अलमारी खरीदा, तो अलमारी खरीदा नहीं होगा, अलमारी खरीदी होगा। अध्यापक ने हमसे निबंध लिखाया, तो हो जाएगा अध्यापक ने हमसे निबंध लिखवाया। शिक्षक ने छात्र की प्रशंसा की, तो देखिए ये छात्र गलत लिखा है, छात्र में ये वाला छा होना चाहिए, तब जाकर के सही हो जाएगा। उसके बाद महादेवी वर्मा कवियत्री थी, तो कवियत्री गलत लिखा है, वाह में ये मात्रा नहीं होना चाहिए, कवयित्री होना चाहिए। और रस छंद अलंकार आप स्वयं से कर लेंगे। और उसके बाद में देखिए पत्र आते हैं, पत्र विद्यालयी पत्र हो सकते हैं, पत्रों के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, देख लीजिएगा। कार्यालयी पत्र हो सकते हैं, शिकायती पत्र होते हैं और बधाई पत्र या निमंत्रण पत्र होते हैं। तो देखिए इसमें है विद्यालय के प्रधानाचार्य को शिक्षक पद पर अपनी नियुक्ति हेतु योग्यता सहित आवेदन पत्र लिखिए, तो ये आपका विद्यालयी पत्र हो गया। आप वीडियो के डिस्कशन में जाकर के पत्रों के विषय में जानकारी ले सकते हैं। विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए निबंध। निबंध जो इम्पोर्टेंट है वो आपका हो जाएगा विज्ञान वरदान और अभिशाप हमेशा पूछता है। और दूसरा आपको बता दें, दूसरा होता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। फिर है मेरा विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, मेरा प्रिय खेल, आतंकवाद की समस्या कारण और निवारण, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद 2024 का जब आप कमेंट करेंगे कि 2005 का सेट सॉल्व करवा दीजिए, तो 2005 का सेट नंबर 5 2024 ये देखिए, और मॉडल आपका डीएल हम सॉल्व करवा देंगे। आइए 2 क्वेश्चन आ गए हैं वस्तुनिष्ठ के, तो आपको हम बता देते हैं। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे, पत्रिका से संबंधित क्वेश्चन आएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। द्विवेदी युग के लेखक हैं, तो द्विवेदी युग के लेखक अभी हमने आपको बताया था अध्यापक पूर्ण सिंह, जिनका नाम है सरदार पूर्ण सिंह। अब आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। डेट आ चुकी है और इसके लिए भी मैंने वीडियो बना दिया है कि आपका किस डेट को कौन सा पेपर लगा हुआ है। तो डेट आई है 24 फरवरी। 24 फरवरी से 12 मार्च तक आपके पेपर चलेंगे। ईश्वर करे आपके सबसे ज़्यादा अंक हों और आप टॉप कर जाएं। इसी के साथ वीडियो यहीं पर हम एंड कर देते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।